जय भीम मित्रों। मनुवादी व्यवस्था ने महिलाओं का हजारों सालों तक शोषण किया। उन्हें सामाजिक आर्थिक रूप से कमजोर बनाए रखा गया। महिलाओं को सिर्फ उपभोग की जाने वाली वस्तु समझा गया और उनका शारीरिक शोषण किया गया और उस पर धर्म की चादर डालकर मानसिक रूप से गुलाम बनाया गया। उन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया ताकि महिला अशिक्षित ही रहे और विद्रोह न कर सके। आज हम देखते हैं कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा कैसे हुआ? आखिर महिलाओं को आज जो अधिकार और आजादी मिली है वो किसने दिलाई? क्या ये किसी चमत्कार से हुआ या इसके पीछे कोई महान व्यक्तित्व था? यह सवाल हम सबके दिमाग में उठता है, लेकिन इसका जवाब बहुत कम लोगों को पता है। और आज हम उसी जवाब की खोज में निकलेंगे। जब हम डॉ. अंबेडकर का नाम सुनते हैं तो हमें बस भारतीय संविधान की याद आती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि उन्होंने महिलाओं के लिए क्या किया? आज की कहानी सिर्फ संविधान निर्माता की नहीं, बल्कि उस शख्स की है जिसने महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। लेकिन उनकी इस लड़ाई के बारे में कम ही लोग जानते हैं। चलिए आज हम इस अनकही कहानी का एक नया पन्ना खोलते हैं। आज से करीब 100 साल पहले का भारत एक बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता था। महिलाएं घर की चारदीवारी में कैद थीं। उनका काम सिर्फ घर संभालना और बच्चों की देखभाल करना था। समाज में उनकी आवाज दबा दी जाती थी, मानो उनके पास कोई हक ही नहीं था। सोचिए, अगर आपको बोलने की आजादी ना मिले तो कैसा महसूस होगा? इसी स्थिति से उस दौर की महिलाएं गुजर रही थीं। लेकिन यह कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। भीमराव अंबेडकर नामक एक युवा लड़का जो दलित परिवार में पैदा हुआ था, समाज ने उसे भी दबाने की कोशिश की, लेकिन उनके अंदर कुछ अलग था। एक ज्वाला जो उन्हें हर असमानता के खिलाफ खड़ा कर देती थी। जब अंबेडकर पढ़ाई के लिए विदेश गए तो उन्होंने वहां कुछ देखा जो भारत में बिल्कुल असंभव सा लगता था। उन्होंने देखा कि वहां की महिलाएं स्वतंत्र थीं, शिक्षित थीं और समाज में उनका सम्मान था। क्या यह नजारा उनके अंदर एक क्रांति की शुरुआत नहीं कर सकता था? अंबेडकर के मन में एक सवाल पैदा हुआ, अगर विदेशी महिलाएं पढ़ सकती हैं, अपनी राय दे सकती हैं और काम कर सकती हैं, तो भारतीय महिलाएं क्यों नहीं? यही सवाल उन्हें रातों की नींद नहीं लेने देता था। क्या आपको लगता है कि वो इस सवाल को अनसुना कर सकते थे? नहीं, यह उनके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई बनने वाली थी। लेकिन यह लड़ाई सिर्फ विचारों की नहीं थी, यह समाज की गहरी जड़ों से लड़ने की थी। अंबेडकर विदेश से लौटकर भारत आए और उन्होंने अपने देश की वास्तविकता का सामना किया। वह जानते थे कि महिलाएं यहाँ कितनी दबाई जाती हैं, लेकिन जब उन्होंने इसे फिर से अपनी आंखों से देखा तो उन्हें और भी धक्का लगा। समाज में महिलाओं की स्थिति उतनी ही बुरी थी जितनी कि उन्होंने सोची थी। अब उनके सामने दो रास्ते थे, या तो वो इसे अनदेखा कर दें या फिर इसके खिलाफ खड़े हो जाएं। उन्होंने हार नहीं मानी। अंबेडकर का पहला कदम था महिलाओं के लिए शिक्षा का अधिकार। वह मानते थे कि अगर महिलाएं शिक्षित होंगी तो वह अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सकेंगी। उन्होंने कई शिक्षण संस्थानों और आंदोलनों में महिलाओं के लिए शिक्षा की वकालत की। उस समय समाज की सोच बिल्कुल इसके खिलाफ थी। महिलाओं की शिक्षा को लेकर समाज का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। लोग कहते थे कि अगर महिलाएं पढ़ लिख जाएंगी तो वह विद्रोह कर देंगी, अपने परिवारों को तोड़ देंगी। क्या आपको लगता है ऐसी सोच के बीच अंबेडकर को अपना काम करना आसान था? बिल्कुल नहीं। हर कदम पर उन्हें विरोध और आलोचना का सामना करना पड़ा, और वो पीछे नहीं हटे, क्योंकि वह जानते थे कि बदलाव आसान नहीं होता, लेकिन जरूरी होता है। अंबेडकर ने महिलाओं की शिक्षा के लिए जो लड़ाई शुरू की थी वो छोटी नहीं थी। उन्होंने न सिर्फ समाज में जागरूकता फैलाने का काम किया, बल्कि स्कूल और कॉलेजों में महिलाओं के प्रवेश के लिए भी काम किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर एक महिला शिक्षित होती है तो पूरा परिवार शिक्षित होता है। क्या आपको पता है कि आज हम जिस महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं उसकी जड़ें अंबेडकर के इसी विचार में है। अंबेडकर ने न सिर्फ महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ी, बल्कि दलित महिलाओं के उत्थान के लिए विशेष रूप से काम किया। उन्होंने देखा कि दलित महिलाएं दोहरी असमानता का शिकार हैं। एक तो वह दलित थी और दूसरी महिला। उन्होंने इस दोहरी लड़ाई को समझा और महिलाओं को संगठित करके
उन्हें अपने हक के लिए खड़ा किया। क्या आप सोच सकते हैं कि उस समय एक दलित महिला को अपने हक के लिए बोलने की कितनी हिम्मत जुटानी पड़ती होगी? अंबेडकर ने सिर्फ घर में रहने वाली महिलाओं के लिए ही नहीं, बल्कि उन महिलाओं के लिए भी काम किया जो कामकाजी थीं। उन्होंने महिला श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं को उनके काम के लिए उचित वेतन मिले और उनके काम की परिस्थितियां बेहतर हो सकें। सोचिए, उस दौर में महिलाओं के लिए यह कितना बड़ा बदलाव था। अंबेडकर का मानना था कि सिर्फ शिक्षा ही नहीं, बल्कि महिलाओं की आर्थिक स्वतंत्रता भी उतनी ही जरूरी है। उन्होंने संपत्ति के अधिकार के लिए महिलाओं की लड़ाई लड़ी। सोचिए, उस दौर में जब महिलाएं घर की संपत्ति में कोई हक नहीं रखती थीं, अंबेडकर ने उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का बीड़ा उठाया। उन्होंने इस सोच को तोड़ा कि संपत्ति पर सिर्फ पुरुषों का हक होता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि समाज ने इसे आसानी से मान लिया? अब तक अंबेडकर ने जो भी किया वो सिर्फ शुरुआत थी। उनका सबसे बड़ा कदम आया जब उन्होंने हिंदू कोड बिल का मसौदा तैयार किया। यह बिल महिलाओं के अधिकारों का सबसे बड़ा हथियार था। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, तलाक का अधिकार और विवाह के मामलों में स्वतंत्रता दी जानी थी। यह बिल उस समय के समाज के लिए एक चुनौती थी। जब अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल संसद में पेश किया तो समाज का गुस्सा फूट पड़ा। कई नेताओं और प्रभावशाली लोगों ने इसका खुलकर विरोध किया। उनका कहना था कि यह बिल हमारी परंपराओं और संस्कारों के खिलाफ है। महिलाओं को इतने अधिकार देने से समाज की व्यवस्था टूट जाएगी। उनकी लड़ाई अभी और लंबी थी। अंबेडकर जानते थे कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन उन्होंने समाज के विरोध के बावजूद एक हिम्मत भरा फैसला लिया। उन्होंने संसद में साफ कह दिया कि अगर यह बिल पास नहीं होता तो वह कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे देंगे। सोचिए, किसी ने अपने पद की परवाह न करते हुए सिर्फ महिलाओं के अधिकारों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे दी। अंबेडकर ने अपने वादे के मुताबिक कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। यह एक ऐसा कदम था जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। लोग हैरान थे कि कोई अपने पद को इस तरह छोड़ सकता है, इसलिए कि वह महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ रहा था। लेकिन क्या आपको लगता है अंबेडकर का यह बलिदान व्यर्थ गया? नहीं, यह तो सिर्फ शुरुआत थी। अंबेडकर ने अपने पद से इस्तीफा देकर न सिर्फ राजनीतिक जीवन का त्याग किया, बल्कि उन्होंने समाज की उन गहरी धारणाओं को चुनौती दी जो सदियों से महिलाओं को गुलाम बना रही थी। उनका त्याग महिलाओं के प्रति उनके समर्पण और न्याय के प्रति उनकी अडिग सोच को दर्शाता है। लेकिन इस्तीफा देना उनके संघर्ष का अंत नहीं था, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। अब सवाल ये था, क्या यह बलिदान किसी बदलाव की चिंगारी बन पाएगा? अंबेडकर ने कानून मंत्री का पद छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ना बंद नहीं किया। उन्होंने महिलाओं के अधिकारों पर विचार मंथन किया, संगठनों और आंदोलनों के माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया। अंबेडकर के इस्तीफे के बाद कुछ समय बीता और फिर सरकार ने समझा कि महिलाओं के अधिकारों पर काम करना बेहद जरूरी है। अंबेडकर द्वारा बनाए गए हिंदू कोड बिल को फिर से संसद में पेश करने की तैयारी शुरू हुई, लेकिन इस बार कुछ बदलावों के साथ बिल में कुछ संशोधन किए गए ताकि समाज इसे ज्यादा आसानी से स्वीकार कर सके। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि महिलाओं के अधिकारों को कमतर किया गया हो। अब इसमें महिलाओं को संपत्ति में अधिकार, विवाह के मामलों में समानता और तलाक के अधिकार दिए जा रहे थे। ये वही अधिकार थे जिनके लिए अंबेडकर ने अपनी सारी ताकत लगा दी थी। बिल संसद में फिर से पेश किया गया और जैसा कि उम्मीद थी, इसका फिर से विरोध शुरू हो गया। कई लोग इस बात से नाराज थे कि महिलाएं अब इतनी ताकतवर हो जाएंगी कि परिवार की परंपराओं को तोड़ देंगी। कुछ लोगों ने कहा कि यह बिल भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। इस बार कुछ नया हुआ। समाज में धीरे धीरे बदलाव की आहट सुनाई देने लगी। महिलाएं अब पहले से ज्यादा जागरूक हो चुकी थीं। अंबेडकर के विचारों ने उन्हें आवाज दी थी और अब वो अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो रही थी। सोचिए, उस वक्त कितनी बड़ी बात थी कि महिलाएं खुद अपने हक की मांग करने लगी थीं। क्या ये आवाजें इस बार हिंदू कोड बिल के पास होने में मदद करेंगी? अंबेडकर का संघर्ष अब रंग लाने लगा था।
समाज में एक नई सोच पनप रही थी और वह सोच थी महिलाओं को बराबरी का हक देने की। कई नेता, सामाजिक कार्यकर्ता और आम लोग अब समझने लगे थे कि अगर समाज को प्रगति करनी है तो महिलाओं को उनके अधिकार देने ही होंगे। क्या आपको लगता है कि अब समाज महिलाओं के हक में खड़ा होगा? अंबेडकर द्वारा बोए गए विचारों ने महिलाओं के दिलों में साहस भर दिया था। अब महिलाएं जान गई थीं कि उनके अधिकार क्या हैं और वो इनके लिए कैसे लड़ सकती हैं। स्कूलों में लड़कियां पढ़ने लगीं, महिलाएं संगठनों में शामिल हो रही थीं और उनकी आवाज अब दबने वाली नहीं थी। क्या यह बदलाव समाज में कोई क्रांति लाएगा? अंबेडकर ने हमेशा कहा था कि एक महिला का सशक्तिकरण ही समाज की असली प्रगति है। उनके विचार सिर्फ कानूनों तक सीमित नहीं थे, बल्कि वो एक ऐसी सोच की नींव रख रहे थे जो समाज की हर परत में बदलाव लाने वाली थी। उन्होंने कहा था, अगर समाज को बदलना है तो सबसे पहले महिलाओं को बदलना होगा। क्या अब समाज इस सच्चाई को स्वीकार करेगा? अंबेडकर ने महिलाओं के लिए आर्थिक स्वतंत्रता का रास्ता भी दिखाया। उनके द्वारा किए गए सुधारों के चलते महिलाएं अब नौकरी करने लगीं और खुद का जीवन अपने तरीके से जीने लगी। सोचिए, उस समय जब महिलाओं को घर के कामों तक सीमित कर दिया गया था, अंबेडकर ने उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने का रास्ता दिखाया। अंबेडकर ने महिलाओं के लिए काम की जगहों पर सुरक्षा और अधिकार सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाए। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं को समान वेतन और काम के लिए उचित समय मिले। यह कदम उस समय क्रांतिकारी था, क्योंकि इससे पहले महिलाओं को काम की जगहों पर कोई विशेष सुरक्षा या अधिकार नहीं मिलते थे। अंबेडकर ने सिर्फ सामाजिक और आर्थिक अधिकारों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि उन्होंने महिलाओं को राजनीति में भी हिस्सेदारी दिलाने का सपना देखा। वो चाहते थे कि महिलाएं न सिर्फ अपने घरों में, बल्कि देश की राजनीति में भी अपनी आवाज बुलंद करें। अंबेडकर ने कई महिलाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया और उन्हें सशक्त बनाने के लिए काम किया। जब अंबेडकर ने भारतीय संविधान लिखा तो उसमें महिलाओं के अधिकारों का खास ख्याल रखा। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि महिलाओं को समानता, स्वतंत्रता और न्याय मिले। सोचिए, अगर आज हमारे संविधान में महिलाओं को बराबरी का अधिकार है तो उसके पीछे अंबेडकर के विचार और उनके संघर्ष का हाथ है। क्या आपको लगता है कि अब समाज महिलाओं को उनके अधिकार देगा? अंबेडकर ने हमेशा कहा कि महिलाओं को समाज में बराबरी का हक मिलना चाहिए। उनके लिए महिलाएं सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित नहीं थीं, बल्कि समाज की आधारशिला थी। उन्होंने कहा था कि अगर महिलाएं मजबूत होंगी तो समाज भी मजबूत होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या अब समाज अंबेडकर की इस सोच को अपनाने के लिए तैयार है? अंबेडकर ने समाज में महिलाओं के खिलाफ चली आ रही कुरीतियों को खत्म करने की दिशा में भी काम किया। चाहे वह बाल विवाह हो या विधवा महिलाओं का शोषण, अंबेडकर ने हर उस परंपरा का विरोध किया जो महिलाओं को कमजोर करती थी। उनके इस कदम ने समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या वाकई हमारी परंपराएं महिलाओं के खिलाफ है। तो दोस्तों, ये थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की वो अनकही कहानी जिसने भारत की महिलाओं के लिए संघर्ष और बदलाव की राह तैयार की। आज जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, जब महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि इसके पीछे एक महान व्यक्तित्व ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। डॉक्टर अंबेडकर ने न केवल महिलाओं को उनके अधिकार दिलाए, बल्कि समाज की उन जड़ों को हिला दिया जिन्होंने सदियों से महिलाओं को दबा कर रखा था। उनकी सोच और उनके संघर्ष ने जो बीज बोया, वो आज एक विशाल पेड़ बन चुका है, जिसकी छांव में महिलाएं अपने सपनों को साकार कर रही हैं। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस संघर्ष को कभी भूलें नहीं, बल्कि इसे आगे बढ़ाएं और एक ऐसा समाज बनाएं जहां हर महिला को उसका हक, सम्मान और स्वतंत्रता मिले। आज के दौर में महिलाएं पढ़ लिख कर आत्मनिर्भर बन रही हैं और हर क्षेत्र में एक नया इतिहास बना रही हैं। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाएं तेजी से बढ़ रही हैं और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही है। बॉलीवुड पर महिलाएं एक नया आयाम स्थापित कर रहे हैं। महिलाएं विज्ञान को पढ़कर वैज्ञानिक बन रही हैं और नए आविष्कार कर रही हैं।
महिलाएं उच्च से उच्च पढ़ाई करके सिविल सर्विसेज में भी आ रही हैं और देश के प्रशासन में अपनी भूमिका निभा रही हैं। अंबेडकर के संघर्षों के कारण इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन सकीं और मायावती यूपी की 4 बार मुख्यमंत्री बन पाईं। अब महिलाएं लोकसभा और राज्यसभा में भी पहुंच रही हैं और देश की शासन व्यवस्था में अपना योगदान दे रही हैं। भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए महिलाओं के भागीदारी और उनके सशक्तिकरण अत्यंत आवश्यक है। बिना महिलाओं के सशक्त बने हम विकसित राष्ट्र की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण में अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान होने के बावजूद भी नारीवादी आंदोलन में अंबेडकर को नहीं पढ़ाया गया, उन्हें सिर्फ दलितों के नेता तक सीमित कर दिया गया। विकसित राष्ट्र बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर, सावित्रीबाई फुले और फातिमा शेख के सपनों का भारत बनाना होगा, जिसमें सभी जाति, धर्म, वर्ग, समुदाय के लोग समान हो। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।